नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खिची आपका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चौहान वंश की बात की थी और चौहान वंश के बारे में हमने यह भी जिक्र किया था कि आपका जो टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान पर दिल्ली सल्तनत का प्रभाव, अब ये टॉपिक जो है वह रिलेटेड है किससे? दिल्ली सल्तनत और राजस्थान का जो है इसके अंदर जो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है उसकी चर्चा आपसे जो है करना चाह रहे हैं बुक में। अब समस्या ये है कि इस टॉपिक के अंदर पढ़ना क्या है, क्योंकि राजस्थान और दिल्ली के का अगर संबंधों की बात करेंगे तो ये तो किसी भी जो है सदी की बात की जा सकती है, लेकिन आपको जो है ये रणथंभौर और जालोर के जो है चौहानों के संदर्भ में संबंध पूछे हैं। रणथंभौर एवं जालोर के चौहान। और पिछले ही वीडियो में मैंने आपको ये बात कही थी, क्या? पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बात कही थी कि रणथंभौर के जब चौहान शासकों की बात करते हैं तो इसमें जो है आपको अजमेर के चौहानों की बात करनी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि चौहान वंश जो है वो अजमेर में ही प्रारंभ में स्थापित रहा है, इसके पश्चात जो है वह रणथंभौर में रहा। तो इसके अंदर जो है आज मेन टॉपिक हम पढ़ना चाहेंगे रणथंभौर के अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमीर देव या हमीर देव चौहान। ठीक है। अब विशेष बात यह है कि हमने इससे पहले की बात की तो इधर बात करते हैं, हमने वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक बताया था और उससे आते आते जो है हम आगे थे पृथ्वीराज चौहान तक, और इसके पश्चात जो है गोविंदराज, इसकी चर्चा कर रहे थे। ये पृथ्वीराज चौहान के पुत्र हैं। इसके अलावा एक गोविंद राय, इनकी चर्चा भी कर सकते हैं, और एक हरिराज, जो कि इनके भाई है। गोविंदराज के बाद जो है वह शासक रहे हैं वल्लण, और वल्लण के बाद में वाघभट्ट। वल्लण और इसके पश्चात वाघभट्ट,
और इसके पश्चात अमीर देव। तो विद्यार्थियों, ये जो आरेख है, इस आलेख को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ तक तो चौहानों की शाखा अजमेर में है और यहाँ से रणथंभौर में। ठीक है, रणथंभौर के जो है दुर्ग की भी चर्चा करेंगे। और हमीर देव की चर्चा भी वीडियो में करेंगे। ठीक है, इधर जो है वह दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, क्योंकि बिना दिल्ली सल्तनत को समझे आप इनके साथ में इनसे संबंध स्थापित नहीं कर सकते। दिल्ली सल्तनत सबसे पहले मोहम्मद गौरी, ये गजनी से आ रहा है। गजनी अफ़गानिस्तान में पड़ रही है। समय है 1175 से 1206। इसका गुलाम या दास कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। इसे हम तुर्की सल्तनत, तुर्की सल्तनत भी लिख सकते हैं। ऐबक के बाद आरेख को समझिएगा। तीसरा है आराम शाह। चूँकि आप जो है सेकेंड ईयर के कोर्स में पढ़ रहे हैं और आपके सेकेंड ईयर की फर्स्ट बुक में इनके बारे में जिक्र आपको मिलेगा और वहाँ पढ़ना है, तो ये समय जो है वो आप वहाँ भी देख सकते हैं। 1210 से 1211 ईस्वी या 8 महीने का समय जो इसका बताया जाता है। इसके बाद में इसको आप 1 नंबर दीजिए, 3 नंबर दीजिए आप इल्तुतमिश को। इसके पश्चात 1 नंबर दीजिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। इसके बाद में रजिया सुल्तान, इसके बाद में बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, और नासिरुद्दीन महमूद।
ये क्रम हम जो है वो इसीलिए लिख रहे हैं विद्यार्थियों, ताकि जो है आपको इनके साथ में इनके संबंध जो है वह बताएं, तब आपको दिक्कत नहीं हो। इसका समय भी आप लिख सकते हैं 1211 से 1236 और इसके पश्चात जो है चार नंबर पर बलबन, समय 1267 से 1200 कहीं कहीं 87 और कहीं कहीं 88 मिलता है। इसके पश्चात समय जो है वह है केकोबाद का, और इसके बाद समय जो है क्यूमर्स, इसके बाद समय जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसके पश्चात इस समय में 1 नंबर दे सकते हैं, 2 नंबर देंगे अलाउद्दीन खिलजी, और 3 नंबर देंगे मुबारक शाह को। इसके पश्चात तुगलक वंश और तुगलकों में पहला गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा फिरोज शाह। ठीक है, तो विद्यार्थियों आपके सामने जो है मैंने दिल्ली सल्तनत का जिक्र किया है। दिल्ली सल्तनत का जिक्र किया है और इसीलिए मैंने जो है कोशिश की है बोर्ड पर आपको सारा दिख जाए। और इसका समय जो है वह हमने लिखा है मोहम्मद गौरी 1175 से 1206, कुतुबुद्दीन ऐबक। आराम शाह का समय भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1210 से 1211। इसके बाद में फिरोज शाह को 1236, रजिया सुल्तान का 1236 से 1240, बैराम शाह का 1240 से 1242, इसका 1242 से 1246, 1246 से 1200, कहीं कहीं ये 65 भी मिलता है, कहीं कहीं 67 मिलता है, 1287, कहीं कहीं 88 भी मिलता है, और 1290 ये टाइम पीरियड मिलते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का टाइम पीरियड 1290 से 1296, 1296 से 1316 और 1300
16 से 1320, ये टाइम पीरियड मिलते हैं मुबारक शाह के। और फिर जो है गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, 1325 से 1351 और 1351 से 1300 कहीं कहीं या 87 या कहीं कहीं 88 मिलता है। ठीक है, इस वंश को विद्यार्थियों यहाँ तक गुलाम वंश बोलते हैं, गुलाम वंश। अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं इनका जिक्र आपको मिल जाएगा। अब तक के आपने जो भी वीडियो देखे हैं, हो सकता है अभिलेख वाली वीडियो में भी मैंने इनके टाइम पीरियड बताए हैं। तो ये साथ साथ में बताने का उद्देश्य यही रहता है कि आप जब तक इनके डेट्स याद नहीं करेंगे, इनके समय आपको पता नहीं होगा, तो आप किस राजा के समकालीन किससे रखेंगे, इसकी जानकारी नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए ये जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। 1206 से 1290 गुलाम वंश का टाइम है। इन्हें जो है मुबारक शाह तक खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। समय है 1290 से 1320 ईस्वी, और इन्हें तुगलक वंश के नाम से जानते हैं। 1320 से 1414 ईस्वी। ठीक है, ये तुगलक वंश के नाम से जाने गए हैं। अब विद्यार्थियों, आपके सामने जब हम ये प्रश्न रखें कि अमुक राजा के साथ में इसका संबंध रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हम जब बात करेंगे मोहम्मद गौरी की, तो आपके सामने समय आना चाहिए कि इस समय में की बात कर रहे हैं। अब विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में ये बात की थी कि दिल्ली की स्थापना की बात कर रहे थे, तो मैंने ये कहा था 1193 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना है। ठीक है, और मोहम्मद गौरी द्वारा ये स्थापना की गई है। इस समय हमने ये भी पिछले वीडियो में ये भी जिक्र किया था कि दिल्ली सल्तनत पर जो है अपनी विरासत के रूप में अधिकार करना चाह रहा था कौन? पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि दिल्ली तोमरों के अधीन थी, और तोमरों के जो हैं पृथ्वीराज चौहान की जो माता है कपूरी देवी, कतूरी देवी, उनके पिता अनंगपाल तोमर जो हैं वो दिल्ली के शासक रहे हैं। इसके पश्चात जो है मैंने ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि जो गौरी है वह भी दिल्ली पर अधिकार करना चाह रहा था, और हमने ये भी बात की थी कि जयचंद जो है वह भी दिल्ली पर अधिकार करना चाह रहा था। तो इसके चलते जो है इनमें संघर्ष हुआ, और अंततः जो है मोहम्मद गौरी के अधीन ये क्षेत्र आ गया जिसे पहले इंद्रप्रस्थ बोलते थे, और इस क्षेत्र पर जो है उसने तुर्की सल्तनत की स्थापना कर दी। और मैंने उस समय उस वीडियो में ये भी कहा था कि वास्तविक जो है तुर्की सत्ता का संस्थापक जो है वो
कुतुबुद्दीन ऐबक को मानते हैं, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम है। और अगर आप एरो देख पा रहे हैं तो एरो जो है मोहम्मद गोरी के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के बाद में बलबन, जो तीनों एक दूसरे के गुलाम हैं। तो यहाँ पर गुलाम लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज़ यहाँ पर गुलाम भी लिख सकते हैं, दास भी लिख सकते हैं, और इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश कह रहे हैं, जो कि समय कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर और यहाँ तक का है 1206 से लेकर 1290। बीए सेकेंड ईयर के जो फर्स्ट पेपर है मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसमें ये सिलेबस दिया हुआ है। तो इसीलिए ये भी नहीं है कि आपको ये जो है आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये पढ़ना ही है आपको। और इसके पश्चात इसकी बात करेंगे और इसके पश्चात इसकी। अब आपके सामने प्रश्न ये आ रहा होगा कि इनकी बात की क्यों है आज। इनकी बात इसीलिए की है क्योंकि हमीर देव चौहान का संघर्ष जो है वह अलाउद्दीन खिलजी से है, और अलाउद्दीन खिलजी की वजह से जो है इस पर इसके यहाँ जोहर हुआ है। दूसरे पेन से दिखाते हैं इसको। इसका संघर्ष जो है वह इससे है, और इसीलिए जो है जब इसकी चर्चा करेंगे तो आपके सामने इसका समय भी पता होना चाहिए, आपको इसका समय भी होना चाहिए आपके सामने, और यह भी जानकारी होनी चाहिए कि इसके साथ में किस प्रकार से संघर्ष हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो है अमीर देव चौहान के साथ में क्या संबंध है, यही आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तबकाते नासिरी जो है उसके अंदर मोहम्मद गोरी का जो गजनी का गवर्नर है वह नियुक्त हुआ है, ये जानकारी हमें मिलती है। एक पुस्तक तो है, ये संबंधों की जानकारी, प्रभावों की जानकारी देने वाली पुस्तक है तबकाते नासिरी। लिखते चलिएगा साथ साथ में, तबकाते नासिरी। पुस्तक लिखी है मिनहाज उस सिराज ने, और इस पुस्तक से जो है यह जानकारी मिल रही है, ठीक है। एक एक चीज़ जो है वो क्लियर पढ़ते चलेंगे तो इजीली याद भी हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगी, और भूलेंगे भी नहीं। और वरना अगर पुस्तक से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी हो जाएगी, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में ये बात की थी कि पृथ्वीराज चौहान का और मोहम्मद गोरी का, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का संघर्ष हुआ था, जो कि इतिहास में तराइन के युद्धों के नाम से जाना गया है। ये 1191 और 1192 में युद्ध हुए दो। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता और दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी ने जीता। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद में भारी कर के बदले गोविंद राज, जो कि इसके पुत्र हैं, इनको रणथंभौर का क्षेत्र दे दिया गया। अजमेर को अपने हस्तगत कर लिया गौरी ने। गोविंद राज के पश्चात जो है इस जगह पर हरिराज, जो पृथ्वीराज चौहान के भाई हैं, इनकी नज़र थी, लेकिन गोविंद राज ने जो है इन्हें परास्त कर दिया और ये गद्दी, ये किला ले लिया। गोविंद राय जो हैं वह पृथ्वीराज चौहान के दूसरे भाई थे, जो कि इस युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में मारे गए थे। ये जिक्र आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसा भी बताते हैं कि गौरी के लौटते ही पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने विद्रोह करके अपने भतीजे को खदेड़ दिया, किंतु ऐबक ने विद्रोह का दमन कर पुनः पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को अजमेर में प्रतिष्ठित
कर दिया। ऐबक के लौटते ही हरिराज और अन्य चौहान सरदारों ने विद्रोह कर दिया और इस बार ऐबक एक शक्तिशाली सेना लेकर आया, विद्रोह का निर्ममतापूर्वक दमन किया और हरिराज ने खिन्न होकर आत्महत्या कर ली। तो हरिराज ने जो है वह आत्महत्या कर ली, इसका मुख्य कारण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उसे परास्त करना है। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गोरी जो है वह तराइन के युद्धों के बाद में भारत के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम है, दास है, उसे नियुक्त करके और पुनः गजनी लौट गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह मोहम्मद गोरी को तराइन के सेकंड युद्ध में सहयोग भी कर रहा है, मुख्य सेना का नेतृत्व कर रहा है और साथ में ही इसके पश्चात जो भारत के अंदर विजय है तुर्कों की, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का मुख्य हाथ है। ठीक है, तो गौरी का जो समय है अगर देखेंगे 1175 से मुख्य 1192 और 1192 से लेकर 1206 तक जो भारत के अंदर गौरी का समय है, उस समय के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक का मुख्य रोल है, जो कि उसे विजय हासिल करवाने में मदद कर रहा है। भारत के अंदर जितनी भी विजय है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है नेतृत्व में ही है। ठीक है, और इसके पश्चात जो है जब हरिराज जो है उसने आत्महत्या कर लिया तो ऐबक ने जो है अजमेर का शासन तो दे दिया किसी सेनापति तुर्क सूबेदार को और गोविंदराज को दे दिया रणथंभौर का उत्तरदायित्व है। इसके पश्चात जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई तो दिल्ली पर गद्दी पर बैठ गया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश राजपूतों की ओर ध्यान नहीं दे सका। उसका मुख्य रीज़न आपके सामने है कि इल्तुतमिश जो है उसका और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो है वह मंगोल आक्रमण होने शुरू हो गए थे। मंगोल आक्रमण जो है वह इल्तुतमिश के समय और ऐबक के समय हुए हैं और जो है इनमें मुख्य रूप में जो है वह इल्तुतमिश को गिनेंगे और इसीलिए साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान देने के चलते और इधर जो है उत्तराधिकार का संघर्ष जो है इस इल्तुतमिश के साम्राज्य में है, इसके चलते जो है ये तुर्क राजपूतों के साथ में विशेष संघर्ष का कोई दिखाई नहीं देता है। फलस्वरूप राजपूत पुनः स्वतंत्र हो गए। जालौर के चौहान शासक उदय सिंह ने तुर्कों को खदेड़ दिया और अपना स्वराज्य स्वतंत्र करा लिया। रणथंभौर जो अल्पकालीन तुर्कों के अधीन में चला गया था, रणथंभौर वह पुनः स्वतंत्र हो गया। अजमेर पर भी राजपूतों का अधिकार हो गया। अलवर और बयाना के निकट भी क्षेत्रों पर भी तुर्क नियंत्रण शिथिल पड़ गया और दिल्ली में अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के बाद 1226 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने 1226 में आक्रमण किया। ठीक है, एरो देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और उस पर अधिकार कर लिया। अगले 2 वर्षों में नागौर, अजमेर, बयाना, तहनगढ़, सांबर और जालोर पर भी अधिकार कर लिया और राजधानी मंडोर पर भी अधिकार कर लिया। और यद्यपि उसने मेवाड़ के गुहिलों पर भी आक्रमण किया था, किंतु वहां पर उसे सफलता नहीं मिली। इल्तुतमिश के लौटते ही रणथंभौर पर आक्रमण सफलता नहीं मिली और इल्तुतमिश के लौटते ही रणथंभौर, मंडोर, जालोर, बूंदी आदि राज्य तुर्क शासन से मुक्त हो गए। ठीक है, तो इल्तुतमिश के पश्चात जो है वो पुनः मुक्त हो गए। अब बात कर रहे हैं कि 1226 में सुल्तान इल्तुतमिश के विरुद्ध जब अभियान हुआ तो इस समय वल्लण जो है वह रणथंभौर के गद्दी पर था
इसके पश्चात जो है वह वाघभट गद्दी पर बैठा। हमीर महाकाव्य के साक्ष्यों से पता चलता है कि वल्लन के बाद में प्रहलाद और वीर नारायण रणथंभौर के चौहान शासक बने थोड़े समय के लिए। संयोगवश दिल्ली सल्तनत इस समय राजनीतिक स्थिरता और व्यवस्था के दौर से गुजर रहा था, तो 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, तो जो रणथंभौर की स्वतंत्रता थी वह तो लाजमी हो गई। और इसके पश्चात मैंने ये कहा ही था कि इल्तुतमिश के पश्चात जो है इनमें संघर्ष चला उत्तराधिकार का भाइयों में, तो इसीलिए जो है इस संघर्ष से किसको फ़ायदा हुआ? रणथंभौर की सत्ता को फ़ायदा हुआ, और जो है रणथंभौर पर जो है हमीरदेव चौहान का अधिकार हो गया। तो अगर बात करते हैं कि गोविंदराज के बाद में इल्तुतमिश जो है वह रणथंभौर पर आक्रमण कर रहा है, उसके पश्चात वल्लन, वाघभट और फिर जो है हमीरदेव चौहान जो है यहाँ इनकी सत्ता स्थापित हो रही है। यूँ तो वाघभट के बाद में जो है वह जयसिम्हा रणथंभौर के शासक बने हैं, इस प्रकार की जानकारी मिल रही है, लेकिन ये कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल रही। विस्तृत जानकारी यही मिलती है कि वाघभट के पश्चात जो प्रतापी शासकों में नाम आता है, यह नाम हमीरदेव का ही आता है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को हम जो है 2 या 3 भागों में बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होने से आप जो है उसको उतना क्लियर जो है वो समझ नहीं पाओगे। आज जो है इस वीडियो में केवल इतना ही देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो है, यहाँ से ये सत्ता जो है वह हमीरदेव के पास कैसे आई, और दिल्ली के राजा ये बने, तो इनका इस सत्ता के साथ में किस प्रकार का हस्तक्षेप है या किस प्रकार का रोल रहा है। उम्मीद करता हूँ ये आपने आज लिखे हैं। अब हमीरदेव चौहान के पास में जब रणथंभौर आ गया, तो हमीरदेव चौहान और दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के क्या संबंध रहे हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। साथ साथ में पढ़ते रहिए, साथ साथ में लिखते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने साथियों को जो है साथी सहपाठियों को इसके महाविद्यालय के चैनल से जोड़िए। धन्यवाद।